बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे। हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की टाइप डिस्कस कर रहे थे। न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस और उसकी जो डी माइलिनेटिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस टाइप है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर लिखा है कैंसकी ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के थोड़ी सी जो आउटलाइन है वो उसमें सबसे पहले हम एक इमेज देख लेंगे। तो ये स्टर इमेज है, पिक्चर बी, जो कैंसकी ने 4 इमेज दिए हुए हैं डी माइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में से। उसमें पिक्चर बी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर कि ये जो राइट में ऑप्टिक नर्व है, ये देखो थोड़ी सी ना शाइनी सी नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं है। तो राइट का जो डी माइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, तो बेसिकली ये एमआरआई का स्टर इमेज है। स्टर इमेज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं फैट है वो सप्रेस हुई होती है। तो जो आपका एडीमा या इन्फ्लेमेटरी पार्ट है उसको प्रोनाउंस किया होता है, तो वो आपको ज़रा क्लियरली नज़र आ जाता है। ठीक हो गया, ये एमआरआई का स्टर इमेज ऑप्टिक न्यूराइटिस शो कर रहा है राइट आई में। खैर, तो हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि इडियोपैथिक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है involving the central nervous system. White matter infection with the Epstein-Barr virus significantly increase the chances of developing multiple sclerosis. एप्स्टेन बार वायरस का भी इसके साथ रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्स्टेन बार वायरस ही ये कराता है। EBV in itself is not a sufficient to trigger the MS, and other unknown factors play a key role. खैर, it is more common in women than men. ऑटोइम्यून टाइप डिजीज़ हैं, तो इस तरह की डिजीज़ अक्सर औरतों में ही ज़्यादा होती हैं, तो ये भी इसमें ज़्यादा है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की? टिपिकली कहता है कि तीसरी से चौथी डिकेड में 30 से 40 साल का पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है। और इसके अंदर एक अहम बात यह कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग फीचर्स होते हैं डीमाइलिनेशन के, कभी सिम्टम्स आ गए हैं, कभी चले गए, कभी इंप्रूव हो गए, कभी बेहतर हो गए। बड़ा ये कन्फ्यूजिंग सा पैटर्न होता है। दैट में स्विच लेटर टू एन अनरिमिटिंग पैटर्न एंड लेस कॉमनली विद प्रोग्रेसिव डिजीज फ्रॉम द आउटसेट। फिर आगे कैंसकी ने बात की है इसके सिस्टेमिक फीचर्स, ऑप्थेल्मिक फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। हम तीनों को थोड़ा सा शॉर्टली सा डिस्कस कर लेंगे। सिस्टेमिक फीचर्स में बात करते हुए कैंसकी ने कहा है कि जी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वीकनेस, स्टिफनेस, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस, सेंसरी लॉस हो सकता है। ब्रेन स्टेम के अंदर डिप्लोबिया, निस्टैगमस, डिसार्थिया, डिस्फेजिया हो सकता है। सेरिब्रल सिम्टम्स में हेमियानोपिया, डिस्फेजिया और हेमी पेरेसिस हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन। देखो डीमाइलिनेशन हो रही है ना कहीं पे भी सेंट्रल नर्व सिस्टम में, तो इस तरह के सारे मामला आ सकते हैं। यूफोरिया पता नहीं क्यों होगा भारत। ट्रांजिएंट फीचर्स के अंदर ये है कि लरमिट साइन कह लो, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन ऑन द नेक फ्लेक्शन, जब नेक को फ्लेक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक सेंसेशन आएगी। और उटोफ फिनोमेना, बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी की वाकई। अगर तुम्हें न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी जो मुश्किल टर्मिनोलॉजी है वो समझ नहीं आती तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। यू आर एन ह्यूमन बीइंग, और ये जो न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी है ये कोई इंसान के बच्चों से ज़रा ऊपर की लेवल की बातें भी लिखी हैं इसमें। खैर, परेशान नहीं होना, कभी भी दिल छोटा नहीं करना। सडन वर्सनिंग ऑफ वीएन और अदर सिम्टम्स ऑन एक्सरसाइज और इंक्रीजिंग इन बॉडी टेम्परेचर, ये है UHTHO, उठोफ साइन, पता नहीं क्या कहेंगे इसको यार। खैर, ऑफ्थेल्मिक फ़ीचर्स के अंदर आ जाएं तो ऑफ्थेल्मिक फ़ीचर्स में क्या कहता है कि कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है आपका, अल्लाह भला करे, वो कॉमन है। ऑप्टिक न्यूराइटिस इसमें कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, कॉमन होगा। और यूली रिट्रोबल्बर इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, निस्टैगमस। अनकॉमन बातों के अंदर आपका स्क्यू डिविएशन और क्यूलर मोटर नर्व पैल्सीज आ गई। और रेयर चीज़ों के अंदर आपकी इंटरमीडिएट यूवेटिस और रेक्टल पेरिफेरल आ गई। ये ऑफ्थेल्मिक फीचर्स हो गए। इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बात करते हुए कैंसकी ने कहा है कि लंबर पंक्चर अगर पेशेंट का कराया है, लंबर पंक्चर जो है वो ओलिगोक्लोनल बैंड्स ऑन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई आपने लंबर पंक्चर से, आपने CSF ले लिया, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई, और CSF जो है वो 90% केसेस के अंदर आपका ये बैंड्स आ जाएंगे। वो बैंड होते हैं, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा एक टेस्ट है। MRI क्या कहता है, शोज़ करते हैं ऑप्टिक नर्व अपीयरेंस ऑन द स्टर इमेज। ये मैंने पीछे दिखाया है आपको कि स्टर इमेज पे ऑप्टिक नर्व की जो है वो शाइनी अपीयरेंस होगी। ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर आर कैरेक्टरिस्टिकली इन द वाइट मैटर ऑफ द पेन। VEPs, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स जो हैं वो एबनॉर्मल होंगे, डिले होगा उसके अंदर, क्योंकि डीमाइलिनेशन है, कंडक्शन डेफिसिट है। तो विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल ये होता है कि
ऑक्सीपिटल लोब्स के ऊपर कुछ वो रखते हैं, जैसे ECG के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और फिर वो 100 मिलीसेकेंड और इस तरह इसको मेजर करते हैं। तो बाद में जब देखते हैं कि विजुअल इवोक पोटेंशियल डिले हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी जो विजुअल पाथवेज हैं उसमें डीमाइलिनेशन चल रही है। ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब, जो है एसोसिएशन बिटवीन द ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थोड़ा सा कैंसकी ने इसके बारे में लिखा है कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या एसोसिएशन है, इसके बारे में इसने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। ओवरऑल 15 साल 15 ईयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग MS फॉलोइंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इन अबाउट 50%। एक्यूट एपिसोड आई है ऑप्टिक न्यूराइटिस की तो 50% केसेस के अंदर 15 साल के बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप होने का चांस है। विद नो लीजन्स ऑन MRI करवा लिया पेशेंट का आपने, लेकिन उसके ऊपर कोई लीजन नहीं था तो उसमें भी 25% चांस है। बट द रिस्क इज़ ओवर 70% इन पेशेंट्स विद 1 और मोर लीजन्स ऑन द MRI पे लीजन्स आए थे पेशेंट के तो 70% चांस है कि पेशेंट MS की तरफ जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ MRI लीजन इज फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडिक्टिव फैक्टर, तो इसलिए MRI के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव फैक्टर्स हैं। MS इज़ नॉट कंसिडर्ड अ हेरिडेटरी डिजीज बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज इज हायर इन क्लोज रिलेटिव्स के अंदर। फिर जीन्स की बात की है, देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द MS एंड HLA DR15 एंड DQ6। ये भाईजान जेनेटिक्स है, इसको 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 अल्लाह याद कराए। बहरहाल पढ़ेंगे समझेंगे कोशिश करेंगे तो साला कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। तो इसमें लिखा है कि ये HLA DR15 और DQ6, बहुत सारे HLA हैं, बहुत सारे DQ हैं, लेकिन ये इसके साथ एसोसिएशन है। सब्सटेंशियली लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस व्हेन देयर आर नो MRI लीजन। उसने बात की है कि MRI पे लीजन नहीं है तो चांस कम है। इज़ कन्फर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। हाँ, तो उसमें यह कि फॉलोइंग फैक्टर्स को फिर भी देखेंगे कि आपने इम्यूनोमोड्यूलेटरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है कि नहीं कराना। प्रोवाइडिंग critical support in deciding whether to commence immunomodulatory MS prophylactic treatment following an optic neuritis। ऑप्टिक न्यूराइटिस पेशेंट को हुआ था, अब आप चाह रहे हैं कि इसको इम्यूनोमोड्यूलेटरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, तो उसमें कुछ आपने चीज़ें देखनी है कि अगर मेल जेंडर है तो आप थोड़ा सा रिजर्व रह के चलेंगे। एब्सेंस ऑफ वायरल सिंड्रोम प्रीसीडिंग द ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो कोई वायरल सिंड्रोम की हिस्ट्री नहीं है। नेगेटिव टेस्ट है फॉर एब्सेंट वायरस का तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे। ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, डिस्क पेरीपेरी हेमरेजेस और मैक्यूलर एक्सुडेट्स हैं तो आपका चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। VN रिड्यूस टू नो लाइट परसेप्शन है, यू विल थिंक डिफरेंटली। एब्सेंस ऑफ पेरियोक्यूलर पेन है तो यू विल थिंक डिफरेंटली। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ MS इन अप टू 30% केसेस। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर कि 30% लोगों में ऑप्टिक न्यूराइटिस ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रेजेंटिंग फीचर होता है। अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ पेशेंट आ रहा है तो आपने लाजमी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए न्यूरो वालों से एवेल्यूएशन करवानी है या खुद करनी है। ऑप्टिक न्यूराइटिस अकर्स एट सम पॉइंट इन 50% ऑफ पेशेंट विद द एस्टेब्लिश्ड MS और मीनवाइल वाइस वर्सा MS के पेशेंट्स के अंदर 50% केसेस में कहीं ना कहीं स्टेज पे जाके ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। आगे इसने एक बात की है कि टिप दी है, इन ऑप्टिक न्यूराइटिस सेकेंडरी टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस द VN यूजुअली इम्प्रूव्स विदाउट ट्रीटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। कि ऑप्टिक न्यूराइटिस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद होता है उसमें कई महीनों के बाद आमतौर पे VN बेहतर हो जाती है। आगे कैंसकी ने थोड़ी सी बात की है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीमाइलिनेटिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस की। जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है डीमाइलिनेटिंग, उसके क्लिनिकल फीचर्स टिपिकल क्या होंगे। सब एक्यूट मोनोक्यूलर विजुअल इम्पेयरमेंट होगा एक आँख में, ठीक है ना। यूजुअली एज जो है 20 से 50 साल होगी, मीन एज 30 है। सम पेशेंट एक्सपीरियंस टाइनी वाइट और कलर फ्लैशेज स्पार्कल्स फास्फीन्स, ये नया वर्ड है। डिस्कम्फर्ट और पेन इन और अराउंड द आइज प्रेजेंट, ठीक है 90% एंड टिपिकली एक्सरेटेड बाय द ओक्यूलर मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है। इट मे प्रीसीड और कंपनी द विजुअल लॉस एंड यू विल लास्ट अ फ्यू डेज। फ्रंटल हेडेक एंड टेंडरनेस ऑफ द ग्लोब मे आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है ना। फ्रंटल हेडेक, सामने सर दर्द हो रहा है मरीज़ को, ज़ाहिर पता डीमाइलिनेशन चल रही है तो सारे प्रॉब्लम आएंगे। टेंडरनेस ऑफ द ग्लोब भी हो सकती है। साइंस क्या होंगे पेशेंट्स के, हमने क्या साइंस निकालने हैं। VN 618 to 660 हो सकती है। इम्पेयर्ड कलर VN हो सकता है। RAPD हो सकता है। ऑप्टिक डिस्क जो है वो नॉर्मल होती है इन 2/3 ऑफ केसेस में, लेकिन आपका पेपिलाइटिस मिल सकता है। पेपिलाइटिस का मतलब क्या है
एक पेपिलेडिमा होता है, एक पेपिलेटस होता है। पेपिलेटस मतलब कि ऑप्टिक नर्व के हेड की इन्फ्लेमेशन है, जो डिस्क आपकी है सिर्फ उसकी इन्फ्लेमेशन है, तो एडीमा एज सच नहीं है, ठीक है ना। सिंगल आई क्या टेम्पोरल डिस्क पेलर में बी सीन इन द फेलो आई, दूसरी आई के अंदर पुराना अटैक के बाद आपको डिस्क पेलर मिल सकता है, इंडिकेटिव ऑफ प्रीवियस ऑप्टिक न्यूराइटिस। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स की बात की है, विजुअल फील्ड इंतहाई नापसंदीदा अमल लगता है मुझे। अल्लाह ताला समझा दे एक दिन कि विजुअल फील्ड बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है यार। खैर, डिफ्यूज डिप्रेशन ऑफ सेंसिटिविटी इन द इंटायर सेंट्रल 30 डिग्रीज मोस्ट कॉन पिक्चर नीचे दी हुई है। ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। ए के अंदर विजुअल फील्ड डिफेक्शन ऑप्टिक न्यूराइटिस में दिखाया कि ए में सेंट्रल स्कोटोमा है और बी के अंदर सेंट्रोसिकल स्कोटोमा है और सी के अंदर नर्व फाइबर बंडल है, ठीक है, और डी के अंदर एल्टीट्यूडनल है। इसके लिए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, पूरा विजुअल फील्ड्स इन्वेस्टिगेशंस को समझने के लिए आपको अपना कहीं ना कहीं वीडियोस देखनी पड़ेंगी या टाइम देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बगैर विजुअल फील्ड इन्वेस्टिगेशंस को अलग से टाइम दिए समझ इसकी नहीं आती। बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हैं ये, या तो फिर ऑप्टिमिस्ट बन जाओ। फोकल डिफेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड बाय एन एलिमेंट ऑफ द सुपर इम्पोज जनरलाइज डिप्रेशन, ठीक है। एल्टीट्यूडनल आर्क के डिफेक्ट्स नीचे आपने देख लिए। ओके हो गया। सेंट्रोसिकल स्कोटोमा कोर्स क्या है, कोर्स क्या है, कोर्स क्या है। वीएन वर्सन्स ओवर द सेवरल डेज टू 3 weeks एंड देन बिगिंस टू इम्प्रूव, मोस्ट रिकवर विद इन 4 weeks, इनिशियल रिकवरी इज फेयरली रैपिड एंड देन स्लोअर ओवर द 6 to 12 month। आगे कैंसकी ने बात की है प्रोग्नोसिस की। मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स रिकवर VL 69, वाह वेरी गुड। सटल पैरामीटर्स ऑफ विजुअल फंक्शन सच एज द कलर VN मे रिमेन एबनॉर्मल, कलर VN फिर भी एबनॉर्मल रह सकती है। माइल्ड रिलेटिव एफिल पिगमेंटरी डिफेक्ट रह सकता है, टेम्पोरल डिस्क पेलर हो सकता है, मार्क्ड ट्रॉफी हो सकती है। अबाउट 10% डेवलप क्रॉनिक ऑप्टिक न्यूराइटिस, कुछ ऐसे भी होते हैं 10% में, इसमें क्रॉनिक ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया। मैनेजमेंट फॉलोइंग द डीमाइलिनेटिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक हो गया। डीमाइलिनेटिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए मैनेजमेंट प्लान आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। नियरली 85% पेशेंट विद MS एक्सपीरियंस है रिलैप्सिंग कोर्स के दोबारा पे डिजीज़ आ जाती है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड मोस्ट will develop neurological disability over time. Disease modifying therapies early in the course of the active relapsing MS can prevent relapse and reduce neurological ability. Some of these medications are associated with the potentially serious side effects. Careful monitoring required. Indications for steroid treatment in the optic neuritis है तो स्टीरॉयड आपने देने हैं, उसके कैसे तरीकाकार है और क्या इंडिकेशन है, लेट्स डिस्कस है। स्टार्टिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ऑप्टिक नर्व एक्सॉन प्रिजर्वेशन एंड फाइनल विजुअलिटी may be improved by starting the intravenous steroid within 48 hours। पहले 48 घंटे में जैसे अटैक हुआ है तो इंट्रावेनस स्टीरॉइड्स लगा दें। स्पीड ऑफ रिकवरी क्या है, व्हेन द वीक इट इज वर्स देन 6/12 विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ऑनसेट ट्रीटमेंट में स्पीड अप टू रिकवरी बाय 2 to 3 weeks and delay the onset of VUL clinical MS over the short term. This may be the relevant in the patients with poor vision in the fellow eye, but the limited benefit must be balanced against the risk of steroids। ठीक हो गया, इस चीज़ को अपना लाजमी देखना है। स्टीरॉयड रेजिमेंट क्या होंगे, इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे आप, सोडियम सक्सिनेट 1 ग्राम डेली 250 ml की 4 डोजेज में दे दें फॉर 3 days, फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन डेल्टा क्वार्टरल बाद में आप साथ में स्टार्ट करा दें, सब्सिक्वेंटली टेपर्ड ओवर 3 days। ओरल प्रेडनिसोलोन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रीक्वेंस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इफ यूज्ड विदाउट प्रायर इंट्रावेनस स्टीरॉयड। इसकी रीज़न ढूंढनी चाहिए बहरहाल, लेकिन इसने ये कहा है कि ओरल स्टीरॉयड विदाउट अपने इंट्रावेनस आपने बोलस दिए बगैर दिए हैं तो ये आपको वर्सन भी कर सकते हैं, रिस्क रिकरेंस का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। खैर, डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ हैं फॉर MS, इंटरफेरॉन बीटा है, इसकी 4 टाइप्स हैं, सबक्यूटेनियस IFNB और IFNB इंट्रामस्कुलर, ग्लैटीरामीर एसीटेट है, डिकॉय है, डाइवर्टिंग दैट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द माइलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं, इसको माइंड में रखना है। और क्या बात की है जी, नेटेलिजुमैब है, हाईली एक्टिव डिजीज़ में देंगे, ओक्रीलिजुमैब है, हाईली एक्टिव डिजीज़ में देंगे, LM2जुमैब है, डोजिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है इसकी, कॉस्ट इफेक्टिव है। आगे कैंसकी ने बात की है अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए आपका ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, न्यूरो वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अकेले आप इसको लेकर नहीं चल सकते। फर्स्ट अटैक सजेस्टिव ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है
तो उसमें इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, इंटरफेरॉन बीटा और ग्लैटिरामीर एसीटेट, ठीक है ना। तो रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो इनएक्टिव डिजीज़ है और रेगुलर क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे। एक्टिव एंड हाईली एक्टिव डिजीज़ है तो डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ देंगे। लैम्टोजुमैब है, क्लैड्रिबीन है, फिंगोलीमॉड है, निटेलिजुमैब है, ओक्रीलुजुमैब है, मीटोक्सेंट्रोन है। प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ओक्रीलुजुमैब स्टार्ट कराएंगे। ठीक हो गया मेरे भाई। तो हमने हल्का सा मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिस्कस कर लिया है।